हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 35 जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, तो जिस भी माध्यम से आप हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए। यहां पर दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 185 BC, the last Mauryan king was killed by Pushyamitra Sung, who started the Sunga dynasty in Magad. The territories under the Sunga dynasty extended up to Madurai in south. हम देखते हैं 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा की हत्या पुष्यमित्र सुंग ने की थी, जिसने मगध में सुंग वंश की शुरुआत की थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 185 BC की जब हम बात करते हैं तो अंतिम मौर्य राजा जो बृहदर्थ था, उनको उनके मंत्री द्वारा पुष्यमित्र सुंग द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और मगध में सुंग डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सुंग वंश के अधीन क्षेत्र दक्षिण में मदुरई तक फैले हुए थे। आपको ये बताना है। जब हम सुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सुंग वंश के अधीन क्षेत्र थे वो बिहार, उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा मध्य प्रदेश, इस रीजन में आपके फैले हुए थे। साउथ से इनका कोई भी कनेक्शन नहीं था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। प्रश्न में पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है, आपको ये बताना है। तो यहां पर केवल दो जो है वो गलत है, पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, अगर आप यहां पर देखें सुंग डायनेस्टी को, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये पाटलिपुत्र हो गया, इधर साकेत हो गया, सांची हो गया, उज्जैन मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया ना ये। ठीक है, पाटलिपुत्र इधर बिहार वाला रीजन हो गया, इधर साकेत वाला रीजन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश वाला रीजन। तो अब परीक्षा के लिए याद रखिएगा, जब भी हम सुंग डायनेस्टी की बात करते हैं तो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र सुंग थे, याद रखिएगा। इन्होंने लास्ट जो मौर्यन रूलर था बृहदर्थ, उनको मारा था और सुंग वंश की स्थापना की थी। सुंग डायनेस्टी जो थी वो आपकी स्प्रेड थी कहां? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीजन में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्लास। अब हो सकता है आपकी परीक्षा में इस तरीके से, इतने आसान तरीके से ना पूछा जाए कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि जो थे वो किसके कंटेम्पररी थे। ठीक है, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। और या फिर पूछा जा सकता है महाभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई है। तो प्रश्न इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी आपका उत्तर जो सही है वो है पतंजलि। अभी हम और प्रश्न देखते हैं, आपको आइडिया लगता जाएगा। अब ये देखिए, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे। ठीक है, कंटेम्परेरी किसके थे, किसके राज्य में थे ये? तो पुष्यमित्र सुंग के राज्य में। तो यहां पे पुष्यमित्र सुंग आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है, पूछा गया है। अष्टांग योग का अंश कौन सा नहीं है? देखिए यहां पर ध्यान है, धारणा, प्रत्याहार, अनुस्मृति। अनुस्मृति जो है वो अष्टांग योग का अंश नहीं है और ये आपके छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर हम जब अष्टांग योग की बात करते हैं, हम योग के 8 अंगों की बात करते हैं, तो इसमें याद रखिएगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, यही अष्टांग योग है। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है आपके परीक्षा में भी इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और याद आया, पूछा जाता है कि पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से इसकी जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य में यहां पर देखिए, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसको मैं डिस्कस कर लेती हूं आपसे कि महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि थे। ये किसके कंटेम्परेरी थे? पुष्यमित्र सुंग के कंटेम्परेरी थे। और इन्होंने महाभाष्य में लिखा है कि इस समय अश्वमेध यज्ञ कराया जा रहा है। ठीक है, तो किसके द्वारा कराया जा रहा था बताइए? पुष्यमित्र सुंग द्वारा। तो याद रखिएगा। अभी हम प्रश्नों को देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए, अब आपको जो चीज मैं बता रही थी उसी चीज को मैं प्रश्नों के माध्यम से, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। क्लास टॉपिक में जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ना हर टॉपिक से रिलेटेड, और जितनी बार रिपीट करेंगे अपने रिवीजन को, उतना कॉन्फिडेंस आपको गेन होगा और उतने चांसेस एग्जाम में उस प्रश्न के गलत होने के कम हो जाएंगे। इसीलिए बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स के नाम भी बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक का प्रश्न बार बार गलत हो जाता है या ये चैप्टर नहीं समझ में आता। हम उस चैप्टर को MCQ के माध्यम में मॉक टेस्ट में कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या किसने की थी? मैंने आपको बताया पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी, ठीक है, हत्या। शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग होगा। शुंग राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 184 ईसा पूर्व, ठीक है। याद रखिएगा 185 में इन्होंने बृहदर्थ की हत्या की थी, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। शुंग राजवंश किस कुल से संबंधित था? तो ये ब्राह्मण कुल से संबंधित था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो अभी हमने डिस्कस किया है पतंजलि और पतंजलि के महाभाष्य के बारे में। अच्छा, ये दूसरा जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, किस ग्रंथ में यवन आक्रमण की चर्चा की गई है जिसमें बताया गया है यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था? तो किसने, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी जानकारी हमें मिलती है महाभाष्य से, जिसके की रचयिता कौन है? पतंजलि है। किसके समय में है? पुष्यमित्र शुंग के समय में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कि हमें ये जानकारी कहां से मिलती है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था। इसकी जानकारी हमें मिलती है महाभाष्य से। किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि यवन आक्रांता साकेत, पांचाल, मथुरा, कुसुम ध्वज, पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया था? तो इसकी जानकारी हमें गार्गी संहिता से मिलती है। याद रखिएगा ये दोनों, इस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो एक जगह नोट कर लीजिए। अयोध्या लेख को किसने उत्तीर्ण करवाया था? तो बताइए, अयोध्या इंस्क्रिप्शन पूछा जाता है कि अयोध्या इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? तो आप बताते पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि अयोध्या इंस्क्रिप्शन किसने उत्कीर्ण कराया था? तो आप क्या बताएंगे? धनदेव द्वारा कराया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, पुष्यमित्र शुंग के समय कौशल प्रांत का राज्यपाल कौन था? तो धनदेव था, ठीक है। कौशल प्रांत का राज्यपाल कौन था? धनदेव था, और धनदेव ने अयोध्या इंस्क्रिप्शन को उत्कीर्ण कराया था। अयोध्या इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को कितने वर्षों तक शासन करने का उल्लेख मिलता है? तो 36 वर्ष तक। अगर पुराणों के अनुसार चले तो पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किस नगर को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी? तो विदिशा को, याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के समय यवनों के आक्रमण के संदर्भ में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है? तो देखिए, अभी हमने देखा दो अलग अलग तरीके से ये प्रश्न बना था कि यवनों ने आक्रमण किया था साकेत पे, ये प्रश्न था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें किन किन ग्रंथों से मिलती है, इसको नोट डाउन कर लो। पहला तो मैंने आपको महाभाष्य बता दिया, अब दूसरा गार्गी संहिता याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है मालविका अग्निमित्र, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसको भी नोट कर लीजिए क्लास कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के समय यवनों के आक्रमण के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है महाभाष्य से, गार्गी संहिता से और मालविका अग्निमित्र से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, वह कौन शुंग राजवंश का 9वां शासक था जिसने राज दरबार में यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था? तो किसके समय में? अगर हम देखें, हेलियोडोरस जो है, इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, विदिशा आया था, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? भागवत के, ठीक है। कुछ जगह आपको भागभद्र लिखा भद्र लिखा रहता है, भागभद्र या भागवत, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, क्लियर। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताते चल रही हूं। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया शुंग राजवंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके किसने शुंग राजवंश की समाप्ति की थी? तो वसुदेव ने, ठीक है, और कर्ण वंश की स्थापना की थी। एक को मार के दूसरे वंश की स्थापना हो रही है, ये चीज क्लियर है।
बताओ। तो एक बार क्विक रिवीजन करा दूं, आप लोग को खुद याद हो गया होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब हम बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी का, जो लास्ट रूलर था बृहदर्थ, उसकी हत्या किसने की थी? उसी के मंत्री ने, पुष्यमित्र सुंग ने, और उसने सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। पहली चीज ये याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, सुंग डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो ये ब्राह्मण, ठीक है, थे, ये याद रखिएगा। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित कौन थे? तो वो पतंजलि थे, ठीक है। योग दर्शन की बात किसने की है? पतंजलि ने की है। महाभाष्य की रचना किसने की है? पतंजलि ने की है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यवनों ने साकेत पर आक्रमण किया, इसका एविडेंस हमें किन किन ग्रंथों से मिलता है? तो महाभाष्य, गार्गी संहिता, और मैंने तीसरा आपको बताया मालका अग्निमित्र से, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि अयोध्या इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? पुष्यमित्र सुंग से रिलेटेड है। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि अयोध्या इंस्क्रिप्शन को उत्कीर्ण किसने कराया है, तो आप बताएंगे धनदेव ने, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पुष्यमित्र सुंग के समय कौशल प्रांत का राज्यपाल कौन था? तो वो भी धनदेव था, याद रखिएगा। चलो फिर ध्यान दीजिए, हेलियोडोरस किसके समय में विदिशा आया था? तो भागवत के समय में, ठीक है। कुछ जगह भागभद्र लिखा रहता है। और सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो देवभूति। क्लियर है? तो इतने पॉइंट तो जरूर याद रखिएगा, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए हैं। अब यहां पर कुछ और प्रश्न हैं, रिवीजन करते चलो, पढ़ते चलो। सुंग काल के सर्वोत्तम स्मारक किसे माना जाता है? ठीक है, सुंग कला के सर्वोत्तम स्मारक किसे माना जाता है? तो स्तूपों को, ठीक है। स्तूपों का निर्माण सुंग काल में हुआ था। बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंगम ने, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंगम ने की थी। कनिंगम महोदय ने बरहुत स्तूप की खोज कब की थी? 1873 में की थी। बरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सुंग काल में हुआ था, ये याद रखिएगा। बरहुत स्तूप के पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण लेख में किस सुंग शासक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो धन भूति का, यह भी याद रखिए। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर निर्मित पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सुंग काल में हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए सेम ही तरीके का प्रश्न है, लेकिन अलग अलग तरीके से विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको यहां पर यह याद रखना है कि अगर पूछा जाए सुंग कला के सर्वोत्तम स्मारक किसे माना जाता है? तो स्तूपों को। स्तूपों के किनारे किनारे जो बाउंड्री है, वेदिका है, उनका निर्माण सुंगों के काल में हुआ है, ये याद रखिएगा। खासकर जब हम बरहुत स्तूप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेदिका और तोरण है उनका निर्माण किस काल में हुआ है? सुंग काल में हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सांची के महास्तूप की पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ है? तो वो भी सुंग काल में हुआ है। बेसन नगर में प्राप्त हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ है? सुंग काल में। सुंग काल में निर्मित बहुसंख्य मिट्टी की मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो कौशाम्बी से हुई है, ठीक है। अब दोनों चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है? जब बरहुत स्तूप की बात होगी तो बरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण किसके काल में हुआ है? सुंग काल में, याद हो जाना चाहिए। इसी तरीके से सांची के महास्तूप की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण किसके काल में हुआ है? सुंग काल में हुआ है। साथ ही साथ यहां पर ध्यान दीजिएगा, बेसन नगर विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है उसका निर्माण कब हुआ है? सुंग काल में हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हेलियोडोरस जो है वो विदिशा किसके समय में आया था? तो भागभद्र के समय पे या फिर भागवत के समय में आया था। क्लियर है क्लास? बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं याद करा दूंगी, ठीक है। हाँ, अब एक काम मैं जरूर करूंगी। आप में से किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कमेंट बॉक्स में, 2 टेस्ट में आपने लगातार कमेंट करके बोला है कि मैम जो टॉपिक आप पढ़ाने वाली हैं, मतलब मॉक टेस्ट में जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस देने वाली हैं, वो टॉपिक थोड़ा सा बता दीजिए ताकि पढ़ के आए। तो अब मैं ये काम करूंगी, ठीक है, ये काम किया जाएगा। अब अगले टेस्ट से ये काम करा जाएगा। मैं आपको लास्ट में एंड में 1-2 टॉपिक बता दिया करूंगी, इस टॉपिक को तो जरूर पढ़ लो, यहां से तो क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे। और खासकर ये चीज मैं करूंगी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा पोर्शन है जिसमें बार बार रिवीजन की आवश्यकता होती है, मैं मानती हूं होती है, ठीक है।
तो मैं टॉपिक आपको बता दिया करूंगी, आप पढ़ के आया करिएगा, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कर लेंगे 2-3 प्रश्नों से और 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए क्लास, कमेंट आप लोग करते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि मेरा पढ़ाना मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ मुझे थोड़ा सा जानकारी दे दिया करो कि ठीक चल रही है ना क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चल अब इस प्रश्न को देख लो यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द कण्व डायनेस्टी या कण्व डायनेस्टी, यहाँ पर कर लीजिए कण्व डायनेस्टी, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, ठीक है। सुंग वंश के पतन के बाद इसने मगध पर शासन किया, वे प्राचीन भारत में जैन धर्म के सबसे बड़े संरक्षक थे। तो याद रखिएगा जब हम कर्ण वंश की बात करते हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, देवभूति जो कि सुंग डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, उसको किसने मारा था? वसुदेव ने मारा था, और उसी ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा जब हम कर्ण वंश की बात करते हैं तो ये आपके जैन धर्म के संरक्षक नहीं थे, ये भी ब्राह्मण वंश के ही थे। तो ये आपका गलत हो गया। कौन सा सही है पूछा गया है, तो यहाँ पर सुंग वंश के पतन के बाद इसने मगध पर शासन किया, ये सही है। तो केवल ए आपका सही है, ठीक है, ए आपका सही है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हम कर्ण वंश की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान दीजिएगा। कर्ण वंश के पहले कौन सा राजवंश था, तो आप याद रखेंगे सुंग राजवंश, ठीक है। और कर्ण वंश के बाद कौन सा राजवंश आएगा? सातवाहन। दोनों याद रखिएगा, कर्ण वंश के पहले कौन सा राजवंश था? सुंग, ठीक है। और कर्ण वंश के बाद कौन सा राजवंश आपको मिलेगा? सातवाहन। ये लिख लो, पेपर में बोलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए कि कौन सा राजवंश पहले आया है, बाद में आया है, उसके बाद में आया है। तो कर्ण वंश की अगर हम बात करते हैं तो कर्ण वंश के पहले सुंग वंश था, सुंग वंश के पहले मौर्य वंश था, ठीक है। और कर्ण वंश के बाद की बात करेंगे तो सातवाहन, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर इसके संस्थापक कौन थे, तो मैंने आपको बताया वसुदेव। वसुदेव जो थे उन्होंने किसको मारा था? जो लास्ट सुंग वंश का रूलर था देवभूति, उसे मारा था, ठीक है। वसुदेव ने सुंग नरेश देवभूति की हत्या करके सत्ता हत्या लिया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसकी हत्या किया था? वसुदेव ने देवभूति की। चलो दूसरा अगर हम देखें तो भूमिमित्र था, तीसरा नारायण था, चौथा सुशर्मन था, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये किस वर्ण के थे? ये ब्राह्मण वर्ण के थे। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाता है कि सुंग डायनेस्टी जो थी वो बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी, या फिर जो सुंग डायनेस्टी थी वो जैनिज्म को फॉलो करती थी। इसी तरीके से दे देगा, कर्ण वंश की बात कर देगा, बोलेगा ये बुद्ध वंश को, अरे बुद्ध को फॉलो करती थी। ऐसा कुछ नहीं है, हम सुंग डायनेस्टी की बात करें, हम कर्ण डायनेस्टी की बात करें, दोनों जो है वो किस वर्ण के हैं? ब्राह्मण वर्ण के। ये याद रखिएगा, परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलो ये फिर तीसरा हो गया, चौथा हो गया सुशर्मन, ठीक है। सुशर्मन की जब हम बात करते हैं तो इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? सिमुक द्वारा की गई थी, और फिर उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी आती है। तो यहाँ पर जो मेन चीज आपको याद रखनी है, जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो ये याद रखिएगा, कर्ण वंश के पहले की हम बात करेंगे तो सुंग वंश है। सुंग वंश का आखिरी रूलर जो है वो है देवभूति। देवभूति को किसने मारा था? बताइए, वसुदेव ने मारा था, और वसुदेव ने उसको मारकर कर्ण राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। कर्ण राजवंश के जो चौथे रूलर थे सुशर्मन, इनको किसने मारा था? सिमुक ने मारा था, ठीक है। और उसने किस वंश की स्थापना की थी? सातवाहन। ये चीज क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास। अब इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न रूलर से रिलेटेड है, और कौन सा रूलर किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है ये पूछा गया है। ये यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। आप में से कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आरओ एआरओ के लिए ये टेस्ट सीरीज यूजफुल है कि नहीं, तो उसके लिए भी ये टेस्ट सीरीज यूजफुल है। तो जो भी 10, 12, 20, 25 क्वेश्चन रोज कराती हूँ, स्पीड तेज करके देख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, क्या क्या मैच करना है आपको, ठीक है। तो देख लो, डिमेट्रियस की बात की गई है, रुद्रदामन की बात की गई है, गोंडोफर्निस की बात की गई है, विम की बात की गई है, विम कटफिसिस आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो जब डिमेट्रियस की हम बात करते हैं तो ये हिंद यूनानी था, ठीक है, ए का थर्ड। रुद्रदामन की जब हम बात करते हैं तो ये शक रूलर था,
ठीक है, बी का फोर्थ। गोंडोफार्निश की जब हम बात करते हैं तो ये पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और वम कटफिसेस की जब हम बात करते हैं तो ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, देख लो यहां पर सी जो है वो सही उत्तर है। ट्रिमेक्टियस की बात करते हैं तो ये हिंद यूनानी था। रुद्रदामन शक, ठीक है, गोंडोफार्निस पल्लव, विम कुषाण। आगे देखते हैं इस प्रश्न को। ये जो प्रश्न है ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो बताइए, सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? यूनान ने, शक ने, कुषाण ने, शक ने, कुषाण ने, यूनान ने, यूनानी ने, कुषाण ने, या फिर शक ने? तो सबसे पहले जो आक्रमण है यूनान ने किया था। ठीक है, अभी हमने देखा कि यूनान ने आक्रमण किया था साकेत पे। इसकी जानकारी हमें किन किन ग्रंथों से मिलती है? तो हमने क्या पढ़ा था कि हमें इसकी जानकारी महाभाष्य से मिलती है, पतंजलि के गार्गी संहिता से मिलती है, और मालविका अग्निमित्र से मिलती है। यवनों द्वारा जो आक्रमण किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहां पर वो वाला भी स्टेटमेंट आप याद रखिएगा क्लास, जो मैं आपको बताती चल रही हूं उसको नोट करते हुए चलिए, महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। यवनों ने आक्रमण किया था साकेत पर। ठीक है, किस काल में? तो आप लिखेंगे सुंग काल में, और इसकी जानकारी हमें गार्गी संहिता से मिलती है, महाभाष्य पतंजलि के, और फिर मालविका अग्निमित्र से। यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है बी, यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है, ये सही कालानुक्रम है बी आपका। चलो, कर्ण राजवंश की हम बात कर रहे थे, तो चलो उससे रिलेटेड जल्दी जल्दी कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। कर्ण राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र द्वारा की गई थी, वसुदेव द्वारा की गई थी। ठीक है, वसुदेव ने किसको मारा था? देवभूति को मारा था, याद रखिएगा। कर्ण राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 72 ईसा पूर्व में हुई थी। पुराणों के अनुसार कर्ण वंश के कितने शासकों ने शासन किया था? तो अभी मैंने आपको बताया, वसुदेव ने, भूमिमित्र ने, नारायण ने और सुशर्मा ने। ठीक है, और कर्ण राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कर्ण राजवंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा। कर्ण राजवंश की समाप्ति कब हुई? 27 ईसा पूर्व में। क्लियर है ना क्लास? जो बताया है, कर्ण राजवंश किसके बाद आया है? सुंग डायनेस्टी के बाद आया। सुंग डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था देवभूति, उसको किसने मारा था? वसुदेव ने मारा था, और कर्ण राजवंश की स्थापना की थी। और कर्ण राजवंश का जो आखिरी रूलर था सुशर्मा, उसको किसने मारा था? सिमुक ने मारा था, और सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। चलो आगे देखते हैं इस प्रश्न को, ध्यान दीजिए। दर्शन से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ये यूपीबीईओ 2019 में पूछा गया प्रश्न है। न्याय दर्शन, मीमांसा, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर है। तो करिए इस प्रश्न को। अच्छा, मोक्ष प्राप्त करने के तरीकों की बात इसमें की गई है, तो चलिए बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, जब हम न्याय दर्शन की बात करते हैं तो यहां पर तार्किक चिंतन की बात की जाती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं मीमांसा की तो वैदिक अनुष्ठान करने की बात कही जाती है। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान की बात की जाती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड एक और प्रश्न अभी हम देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। न्याय दर्शन में बोला जाता है कि मोक्ष प्राप्त करने का क्या तरीका है? न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन की बात की जाती है। ठीक है, मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करने की बात कही जाती है कि वैदिक अनुष्ठान करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान की बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग के चेदी वंश की यहां पर हम बात कर लेते हैं जल्दी से। कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूछा गया है, बताइए जल्दी से, कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। ठीक है, चेदी राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा था? परीक्षा में कई प्रश्न खारवेल से पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा खारवेल था। चेदी शासक खारवेल का शासन काल कब से प्रारंभ हुआ था? तो 44 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किस
रूलर से रिलेटेड है तो खारवेल से रिलेटेड है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर स्थित है पूछा गया है, तो बताइए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर स्थित है? उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों पर। यह भी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा इस तरीके से। चेंदी राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? खारवेल था। उससे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन कौन सा है? हाथी गुम्फा। ठीक है, वो कहां पर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है? तो उदयगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, चेंदी शासक खारवेल किस मत का अनुयायी था? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो खारवेल था वो जैन मत का अनुयायी था। ठीक है, जैन मत का अनुयायी था। चेंदी शासक खारवेल ने किस स्थान से एक नहर का निर्माण कराया था? तो तंसुली से कलिंग तक। तंसुली से कलिंग तक खारवेल ने एक नहर का निर्माण कराया था। यह भी महत्वपूर्ण है, खारवेल से रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखो, मैंने आपसे कहा था दर्शन से रिलेटेड कुछ और प्रश्न भी हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, वैशेषिका पतंजलि से रिलेटेड है, न्याय गौतम से रिलेटेड है, मीमांसा जो है कर्ण से रिलेटेड है, उत्तर मीमांसा कपिल से। आपको सही बताना है। देखो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का प्रश्न ये है, तो जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम गौतम की बात करते हैं। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। अब देख लो क्लास, मैं आपको यही बताना चाह रही थी, ये प्रश्न जो था वो आपका बीईओ 2019 में पूछा गया प्रश्न था। अभी 2019, 20, 21, 22, 23 की हम रीसेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहां पर पूछा गया था न्याय दर्शन में हम किसकी बात करते हैं? यहां से देखो तार्किक चिंतन की बात करते हैं। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान की बात होती है। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान के तहत मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान की बात होती है कि आत्मज्ञान के तहत मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है तो दर्शन और प्रचारक के बारे में पूछा गया है। जैसे वैशेषिका की हम बात करेंगे तो कर्णाद हो जाएगा। ठीक है, न्याय की बात करेंगे गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है, वेदांत दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा बादरायण, तो याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज की क्लास में मैं आपको बता रही हूँ। पूरा फोकस इसी पे है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करा पाऊं आप लोगों को मैं। तो अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये भी दर्शन से रिलेटेड प्रश्न है जो बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। तो बताइए किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन की बात की गई है? योग, सांख्य, न्याय या फिर वैशेषिका? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैशेषिका। वैशेषिका। ठीक है, ठीक है, वैशेषिक, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो डी आपका सही उत्तर है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। ठीक है, और महर्षि कर्णाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे, अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? बताइए कौन सी नास्तिक विचारधारा है? सांख्य, न्याय, योग या फिर बौद्ध? तो नास्तिक विचारधारा जो वेदांतों को नहीं मानती है, ईश्वर पे विश्वास नहीं रखती है, ठीक है, ये आपका बौद्ध हो गया। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से देखिए, यहां पर वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत को हम आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। जबकि वेदों को मान्यता ना देने के कारण बौद्ध, जैन और चार्वाक नास्तिक दर्शन के उदाहरण कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो इस प्रश्न को देख लो क्लास, यहां पर क्या दिया गया है? अब ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो थोड़ा सा देख लो। मिनरल्स और इंडस्ट्रीज इन विच दे आर लार्जली यूज्ड। लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज की बात की गई है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो ये किसका वो है? एल्यूमिनियम का। बताइए किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है एरोप्लेन्स में क्योंकि हल्का होता है। ठीक है, तो बॉक्साइट, एरोप्लेन, तो सी का 3 एक ही जगह दिया गया है। लाइमस्टोन की बात करेंगे, लाइमस्टोन का प्रयोग सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, एकदम सही है। कॉपर
का यूज कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक गुड्स में, इलेक्ट्रिकल गुड्स में, एकदम सही है। बॉक्साइट का एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में, और मैग्नीज का यूज स्टील प्लांट्स में किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब ध्यान दीजिए क्लास, मैंने इस टॉपिक के बारे में चर्चा आपसे कई बार की है और विभिन्न टेस्ट में की है जो अभी मैंने लेना शुरू किए हैं। तो अगर इस तरीके के प्रश्न अभी भी आपके गलत हो जाते हैं तो मैं आपसे एक बार कहूंगी कि फिर से पढ़िए। देखिए, अध्ययन को समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता है, इसको मान के चलिए क्लास। जब तक आप किसी भी चीज में इनपुट नहीं देंगे, यू विल नॉट गेट द आउटपुट। अगर रोज सुबह उठकर दौड़ने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे तो वेट कम होगा। डाइट मेंटेन करो, सब चीज जो वेट कम करने के लिए जो चीजों की जरूरत है, अगर वो सारे काम करोगे तो वेट कम होगा। ठीक है, अगर अपने स्किन पर ध्यान दोगे तो स्किन सुंदर होगी, बालों का ध्यान दोगे तो सही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। हेल्थ का ध्यान दोगे, हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, पैसे इकट्ठे करोगे तो पैसे आपके पास होंगे। तो जो भी चीज में आप इनपुट देंगे आपको आउटपुट मिलेगा। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आउटपुट कम मिले, लेकिन एक समय बाद आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से पढ़ाई भी है, जब पढ़ाई में मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब चलो, ज्यादा लेक्चर नहीं देती हूँ मॉक टेस्ट के बीच में, क्योंकि ऐसा लगता है जब बोलती हूँ कि विद्यार्थी कहते होंगे मैम दूसरे क्वेश्चन पर आइए, अरे आप क्या ज्ञान दे रही हैं। तो यहां पर ध्यान देना, प्रश्न क्या है, प्रश्न को आराम से एक बार पढ़ लो। ठीक है, क्या दिया गया है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ था 1833 में, मैंने आपको बताया था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, ये आपका 1813 में। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आपको पता है कि मोनोपोली थी ईस्ट इंडियन कंपनी की, जो ट्रेडिंग थी, व्यापार की मोनोपोली थी, एकाधिकार था ईस्ट इंडियन कंपनी के पास। ठीक है, 1813 में इस एकाधिकार को थोड़ा सा समाप्त किया जाता है और अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास एकाधिकार रहता है चाय के बागानी में और चाइना के साथ ट्रेडिंग करने में। ठीक है, तो ये अभी एकाधिकार ईस्ट इंडियन कंपनी के पास बचा रहता है 1813 के बाद भी। 1833 आते आते ये भी एकाधिकार ईस्ट इंडियन कंपनी से ले लिया जाता है। तो ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी का जो पूरी तरीके से एकाधिकार भारत पे रहता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है 1833 में। ठीक है, 1833 में ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813, ये भी सही है। ठीक है, जब ईस्ट इंडियन कंपनी के एकाधिकार को कम किया जाता है तो ब्रिटिश नागरिकों के लिए और यहाँ पे भारतीयों के लिए व्यापार को भी खोला जाता है। तो यहां पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सहायक संधि वाला आपका गलत है। ठीक है, सहायक संधि की जब हम बात करते हैं तो सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, और अगर आप सहायक संधि की बात करेंगे तो ये 1798 का समय है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, अभी कल की क्लास में ही डिस्कस किया है मैंने, वो था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध कहते हैं क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अवध के नवाब को, ठीक है, बंगाल के नवाब को, और जो लास्ट मुगल रूलर था, तो यहाँ पे जो मुगल रूलर था सबको हराया था ना, मुगल एम्परर को भी हराया था। तो एक तरीके से इसके बाद ट्रिटी साइन हुई थी, इलाहाबाद ट्रिटी, और आपको पता है उस समय द्वैत शासन की बात कर दी गई थी, दीवानी और निजामत की। दीवानी राइट जो थी वो अंग्रेजों को सौंप दी गई थी, निजामत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो राइट था वो नवाब के पास था। तो एक तरीके से अगर निर्णायक युद्ध कहते हैं तो वो किसको कहते हैं? बक्सर के युद्ध को, जो कि 1764 में हुआ था। तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर ये चीज क्लियर है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर बी है, जो यहां पर बी आपको दिख रहा है वो इस प्रश्न का उत्तर है, पहले वाले का, ये याद रखिएगा। यहां पर देखिए, जब हम बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सहायक संधि प्रणाली की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आपको याद रखना है। ईयर क्या है? 1798 है। 1813 चार्टर एक्ट और 1833 चार्टर एक्ट के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है क्लास, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देख लो।
मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एज और ऑफिस और पोस्ट की बात यहां पर की गई है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 और 35 वर्ष। तो बताइए 21 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो मेंबर ऑफ पंचायत सदस्य की मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ए का सेकंड देखिए कहां दिया गया है, दो जगह दिया गया है। वेरी गुड। चलो अब देखते हैं 25 वर्ष, 30 और 35। तो 35 किसकी हो जाएगी? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की। तो डी का फर्स्ट यहां दिया गया है। बी का देखिए 25 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और 30 का मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है यहां पर। ठीक है क्लास, अब ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। आज की क्लास पहले की क्लासेस के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज की क्लास में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। उनको रिवाइज जरूर करिएगा क्लास, ताकि थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अब आज की क्लास को एंड करने के पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। ठीक है, यहाँ पर प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, मेंस के पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ मेंस में आपको आंसर्स को किस तरीके से लिखना है इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए आपको गाइड किया जाएगा और नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी क्लास। चलिए तब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। लेकिन मैं फिर आपसे एक चीज़ कहूंगी कि कहीं पर भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। और अगर डाउट तुरंत सॉल्व हो सकता है तो मैं आपके कमेंट पे ही रिप्लाई कर दिया करूंगी कि इसका उत्तर ये होगा, तो उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आप में से जिस स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप पहले के टेस्ट में हमें एक दो टॉपिक बता दिया करिए ताकि हम उस टॉपिक को पढ़ के आए और मॉक टेस्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएं ताकि रिवीजन हो सके, तो ये काम मैं आने वाले सेशंस में करूंगी, उसकी भी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को इंक्लूड करिए, तो आज के क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, उसके पहले वाले क्लासेस में भी इंक्लूड किए, तो वो भी कंटिन्यू रहेगा। और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, उसकी भी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और उसके अनुसार ही आने वाले मॉक टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। अब लास्ट में जाते जाते ऐश्वर्या मैम एक ही बात आपसे कहेंगी जो कि हर क्लास में रिपीट करती हैं कि मेरे टेस्ट के एंड में ये बात ज़रूर कहा करो कि मुझे खुद पर विश्वास है, ठीक है, और मैं मेहनत करूँगा या करूँगी, आप जो भी हैं, ठीक है, करूँगा और मैं सफल भी ज़रूर होऊंगा। मेरे ऊपर मेरे ईश्वर की सदैव कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है और मैं अपना कर्म करूँगा, ईश्वर मुझे सफलता ज़रूर देंगे। और एकदम खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए क्लास और आगे बढ़िए। धन्यवाद। इसी के साथ आज के सेशन को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।